नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हाल ही में नीट परीक्षा के रद्द होने पर एक बेहद गंभीर और तीखी टिप्पणी सामने आई है। आज हम इसी सोर्स मटेरियल का गहराई से विश्लेषण करेंगे। उस टिप्पणी में जो निराशा और गुस्सा जाहिर किया गया है, उसकी हर एक परत को हम बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 22 लाख देखने में ये महज एक बड़ा सा नंबर लग सकता है, लेकिन असल में ये उन छात्रों की गिनती है जो पूरे देश में सिर्फ 1 लाख मेडिकल सीटों के लिए आपस में एक जबरदस्त प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इस एक छोटे से आंकड़े से ही समझ में आ जाता है कि इस परीक्षा का दबाव और इससे जुड़ी उम्मीदें कितनी बड़ी होती हैं। और यहीं से हमें पता चलता है कि दांव पर असल में क्या लगा है। सोर्स ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि निचले और मध्यम वर्ग के परिवारों को इसके लिए कितना भारी आर्थिक और मानसिक त्याग करना पड़ता है। मतलब टिप्पणी में यहाँ तक बताया गया है कि कई परिवार तो सालों की कोचिंग और तैयारी की फीस चुकाने के लिए अपने घर का सोना तक गिरवी रख देते हैं। ये वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला सच है। अब बात करते हैं हमारे पहले अहम बिंदु की, नीट परीक्षा का रद्द होना और वो अचानक लिया गया फैसला। यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ एनटीए का आधिकारिक बयान है जो कहता है कि ये फैसला छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए लिया गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोर्स का एक बेहद आलोचनात्मक दावा है। उनका कहना है कि ये कदम सिर्फ और सिर्फ एक गहरी प्रशासनिक अक्षमता और व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए उठाया गया है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं इस लीक की इनसाइड स्टोरी को। आखिर ये पेपर लीक हुआ कैसे? इस पूरी टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। सोर्स के मुताबिक 7 मई को ही एनटीए को इस लीक की जानकारी मिल गई थी। फिर अगले ही दिन 8 मई को जांच एजेंसियों को भी बता दिया गया। लेकिन परीक्षा को आधिकारिक तौर पर रद्द करने का फैसला 12 मई को आता है। ये जो पहली रिपोर्ट आने और अंतिम फैसले के बीच का गैप है ना, सोर्स इसी देरी पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। इसी कड़ी में सोर्स ने एक और चौंकाने वाली बात बताई है जिसे सीकर कनेक्शन कहा जा रहा है। और ध्यान दीजिए, ये कोई हवा में उड़ती हुई अफवाह नहीं थी। परीक्षा शुरू होने से पहले ही 150 पन्नों का पूरा पीडीएफ डॉक्यूमेंट ऑनलाइन चैट ग्रुप्स में सर्कुलेट हो रहा था। दावा यह है कि इसकी शुरुआत राजस्थान के एक एमबीबीएस छात्र से हुई और देखते देखते ये पीजी छात्रों, उम्मीदवारों और यहाँ तक कि काउंसलर्स के बीच जंगल की आग की तरफ फैल गया। अब इन आंकड़ों को देखिए, ये असल में हैरान करने वाले हैं। उस पीडीएफ में 410 प्रश्न सर्कुलेट हो रहे थे और सोर्स के मुताबिक जब असली परीक्षा हुई तो उन 410 में से 130 प्रश्न हूबहू पेपर में आ गए। मतलब सिर्फ सवाल ही नहीं, उनका सीक्वेंस तक बिल्कुल सेम था। ये साफ दिखाता है कि परीक्षा की सिक्योरिटी किस भयानक लेवल पर कॉम्प्रोमाइज हुई थी। अगर हम इसे सब्जेक्ट के हिसाब से तोड़कर देखें तो हालात और भी ज्यादा चिंताजनक लगते हैं। बायोलॉजी के पूरे 90 के 90 सवाल उस लीक हुए पीडीएफ से मैच कर गए। जी हाँ, पूरे 90। और केमिस्ट्री के भी 40 सवाल बिल्कुल वही थे। सोर्स का सीधा सा तर्क है कि किसी एक पूरे सेक्शन का इस तरह से मैच हो जाना कोई इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। 30 लाख से लेकर 50 लाख रुपए, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। सोर्स का दावा है कि छात्रों से इस लीक हुए पेपर तक पहुंचने के लिए इतनी भारी भरकम रकम वसूली जा रही थी। इस एक आंकड़े से ही समझ आ जाता है कि इस पूरे माफिया तंत्र के पीछे कितना बड़ा आर्थिक लालच काम कर रहा है। अब इस मुद्दे को थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं। परीक्षा लीक्स का इतिहास, जो अब एक राष्ट्रीय संकट बन चुका है। 50, इस नंबर पर जरा ध्यान दीजिए। सोर्स की रिसर्च के हिसाब से ये सिर्फ पिछले 5 सालों में देश भर की अलग अलग परीक्षाओं में सामने आए पेपर लीक के मामलों की एक अनुमानित संख्या है। सिर्फ 5 साल में 50 लीक्स। अगर हम उस 50 के नंबर को असल इंसानी जिंदगियों से जोड़कर देखें तो पता चलता है कि पिछले 5 सालों में लगभग 1.5 करोड़ छात्रों का भविष्य इन लीक्स की वजह से सीधे तौर पर प्रभावित हुआ है। 1.5 करोड़। ये आंकड़ा चीख चीख कर बता रहा है कि इस सिस्टम का फेलियर कितना बड़ा है और इसका असर हमारे युवाओं पर कितने बड़े पैमाने पर पड़ रहा है। सोर्स ने कुछ ऐतिहासिक उदाहरण भी दिए हैं, जैसे 2021 में राजस्थान का रीट एग्जाम, 2022 में बिहार का बीपीएससी, 2024 में यूपी पुलिस कांस्टेबल और 2018 में सीबीएसई बोर्ड।
ये लिस्ट दिखाती है कि ये किसी एक राज्य, प्रशासन या सरकार की कोई इकलौती घटना नहीं है। ये पूरे देश में फैला हुआ एक ऐसा पैटर्न है जो लगातार चला रहा है। तो फिर इतनी सिक्योरिटी का क्या हुआ? चलिए इस पर बात करते हैं। सुरक्षा की विफलता, जहां हाईटेक उपाय भी फेल हो गए। देखिए, राधाकृष्णन समिति ने कुछ बहुत ही हाईटेक और मल्टीलेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की सिफारिश की थी। पेपर ले जाने वाले ट्रंक्स की जीपीएस ट्रैकिंग, परीक्षा केंद्रों पर हर वक्त सीसीटीवी मॉनिटरिंग और यहां तक कि उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। और ऐसा माना जा रहा था कि परीक्षा के दौरान ये सारे एडवांस सिस्टम पूरी तरह से काम कर रहे थे। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये सारे के सारे एडवांस सिस्टम अपनी जगह पर बिल्कुल सही से काम कर रहे थे, तो फिर 150 पन्नों का इतना बड़ा लीक आखिर हो कैसे गया? ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे तौर पर इस पूरी व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर करता है और सोर्स के मुख्य तर्क की नींव रखता है। और इसी पॉइंट पर आकर सोर्स अपनी सबसे आक्रामक बात कहता है। उनका मानना है कि इतनी कड़ी सिक्योरिटी के बावजूद अगर इतनी बड़ी सेंध लग रही है तो ये सिर्फ जमीनी स्तर पर हुई कोई छोटी मोटी गलती नहीं हो सकती। उनका स्पष्ट दावा है कि ये भ्रष्टाचार प्रशासनिक स्तर पर बहुत ऊपर तक फैला हुआ है और इसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो इन तमाम तकनीकी सुरक्षा चक्रों को पूरी तरह से बाईपास करने की ताकत रखते हैं। तो अब सवाल है कि आगे क्या? इस एक्सप्लेनेर के आखिरी हिस्से में बात करते हैं उन संरचनात्मक सुधारों की जिनका प्रस्ताव रखा गया है। अगर हम आज के सिस्टम की तुलना प्रपोज्ड किए गए सॉल्यूशन से करें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, कागजों पर निर्भरता हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए सोर्स ने जिस उपाय पर सबसे ज्यादा जोर दिया है वो है रियल टाइम डिजिटल रैंडमाइजेशन। उनका एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि जब हमारे देश में ईवीएम और यूपीआई जैसे सिस्टम इतने सफल और सुरक्षित तरीके से काम कर सकते हैं, तो परीक्षाओं के लिए भी ऐसा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम क्यों नहीं अपनाया जा सकता? एक ऐसा सिस्टम जहां पेपर सीधे परीक्षा के वक्त ही स्क्रीन पर जनरेट हो। इसके अलावा सोर्स ने कुछ बहुत ही सख्त और सीधी मांगे भी रखी हैं। सबसे पहली बात, हमें पेपर लीक्स को एक नॉर्मल बात मानना तुरंत बंद करना होगा। जो भी इसके मास्टरमाइंड हैं, उनके खिलाफ ऐसी सख्त और विजिबल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो सबके सामने एक मिसाल बने। सोर्स ने ये सवाल भी उठाया है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर तो इतनी कठोर कार्रवाई कर दी जाती है, लेकिन असली अपराधी कैसे बच निकलते हैं? यहाँ बिना किसी राजनीतिक चश्मे के सीधे प्रशासन से जवाबदेही की मांग की गई है। जब तक हम अगली पीढ़ी को एक निष्पक्ष और फेयर मौका नहीं देंगे तो वे इस देश में आखिर रहेंगे ही क्यों? सोर्स की ये लाइन वाकई में बहुत शक्तिशाली है। ये सीधे तौर पर उस भयानक अंजाम की तरफ इशारा करती है जो इस पूरे सिस्टम की अनदेखी का नतीजा हो सकता है, यानी हमारे काबिल और निराश युवाओं का इस देश को छोड़कर चले जाना, जिसे हम ब्रेन ड्रेन भी कहते हैं। तो अंत में ये सब हमें एक बहुत ही बड़े और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या इस बार वाकई में कोई बड़ी और सख्त व्यवस्थागत जवाबदेही तय की जाएगी, या फिर हमारे देश के युवाओं का भविष्य हमेशा की तरह इसी सिस्टम की उदासीनता की भेंट चढ़ता रहेगा? इस बारे में जरूर सोचिएगा। इस एक्सप्लेनेर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।